यार नया चैप्टर शुरू करते हैं। नया चैप्टर आज हम डॉग सी एक्शन के लेवल 2 के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और ये एन है उसकी बुक से होंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द डेवलपिंग ऑफ एन एक्सपोज कैमरा फिल्म वन स्टेप इनवर्स द फॉलोइंग रिएक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिसाइड द रोल ऑफ फिल्म। तो यहाँ पे आप देखिए क्यूनॉल जो है वो बेंजोक्विनोन में ऑक्सीडाइज होगा। साफ साफ पता चल रहा है ये बेंजोक्विनोन में ऑक्सीडाइज होगा। और AgBr जो है वो Ag के अंदर रिड्यूस हो रहा है। वैसे नहीं समझ में आता, अगर ये सब नहीं पता तब भी आप ऐसे देख सकते हैं कि AgBr जो है अब कैसे कर सकते हैं, Ag प्लस प्लस Br माइनस Ag प्लस Ag में जा रहा है जो जीरो में जा रहा है। तो मतलब ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और रिडक्शन जो होता है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्यूनॉल खुद ऑक्सीडाइज होके AgBr को रिड्यूस कर रहा है, तो क्यूनॉल क्या होगा, इट एक्ट एज ए ल्यूसीन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड जिसका मोलर मास मुझे दिया हुआ है कंटेनिंग 29.4 ग्राम ऑफ एसिड पर लीटर वाज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ aqueous NaOH containing 20 gram of NaOH per 500 centimeter cube. The basicity of the solution of the acid is। तो मुझसे क्या बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब एसिड को 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं उन दोनों की मोलैरिटीज को इसकी मोलैरिटी सॉरी इसके मिलीमोल्स और इन दोनों के मिलीमोल्स को इस इंस्टेंट इक्वल कर दो तो मुझे बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन पता चल जाएगी। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कंटेनिंग 29.4 ग्राम अपॉन 98, अगर नहीं समझा, और इनटू एन। अब सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंटेनिंग, तो मुझे बेसिसिटी पर मुझे वही एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर मुझे पता नहीं है, NaOH का एन फैक्टर मुझे पता रहता है। ये कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। एक मिनट। यहाँ पे ये लिखा हुआ है पर लीटर 29.4 ग्राम और एसिड पर लीटर। तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो मुझे इसी के बराबर आ जाएगा। तो ये पूरी टर्म जो है वो मोलैरिटी की है, ये पूरी टर्म वॉल्यूम की है और ये पूरी टर्म एन फैक्टर की। ये ऐसा करके मैं जो हूँ मिलीमोल्स को मैं डिराइव कर लूंगा। अब उसके लिए NaOH के एन फैक्टर के बराबर होगा, NaOH के मिलीमोल से बराबर होगा। NaOH का जो एन फैक्टर होता है 1 होता है। इसके अंदर कितना लग रहा है, 90 सेंटीमीटर क्यूब लग रहा है, 20 ग्राम ऑफ NaOH। अब NaOH का जो NaOH का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? NaOH का जो मोलर मास होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है अगर मैं देखूँ तो NaOH, इसका मोलर, इसका 23, इसका 16, इसका 1। तो ये टोटल हो जाएगा 23, 16 प्लस 1, तो 6 9 10, तो 2 3 40, तो इसका कितना हुआ 40। तो 40 रख दिया मैंने, अप्रोक्स 40 अगर मैं रख दूँ तो इसका कितना हुआ अप्रोक्स 40। तो 16 आदि अप्रोक्स 40, तो डिवाइड कर दिया पर 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया तो 500 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये मुझे मोलैरिटी मिल गई, ये मुझे वॉल्यूम मिल गया और ये मैंने उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बस मुझे सॉल्व करना है। ये जीरो ये जीरो, ये जीरो ये जीरो काट दिए, ये जीरो ये जीरो काट दिए। 29.4 अपॉन 950 इक्वल्स n इंटू n इक्वल्स टू 90 इंटू 1/2 इंटू 500। ये जीरो से ये जीरो कट गया, n 9 इंटू 980 अपॉन 290 29.4 इंटू
ये 10 तो ये कट गया। 5/25 नहीं जा 4 तो कितने बजाएगा, कटेगा तो वही 29.4 ही दिया हुआ था ना, 29.4 दिया हुआ था तो 29.4 बस कटेगा 5/25 7 नहीं जा रहा। ओए, हाँ तो 10 ये इक्विवेलेंट मेथड ये 3 से जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये 2 5 जा 10, ये 5 5 गया, n की वैल्यू आ गई। इसमें मिली इक्विवेलेंस बराबर करने थे, बस अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, और नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम। तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम हम इसी के बराबर करते हैं। ठीक, चल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है 20 ml of 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट and H2O is titrated against 0.05 molar HCl and x ml of HCl is used when phenolphthalein is used as indicator and y ml HCl used when methyl orange is used as indicator in two separate titration, hence y minus x क्या होगा। तो एक चीज इसके लिए बहुत ज्यादा पता होनी चाहिए, जो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर होता है, जो फिनोप्थिलीन जो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर होता है वो पीएच रेंज अराउंड 8.8 के अराउंड अपना कलर चेंज कर लेता है, वो कलरलेस हो जाता है, पिंक से कलरलेस हो जाता है। इन द पीएच रेंज ऑफ 8.8 टू आई थिंक 8.8 या उससे लेस थोड़ा सा, उसके अराउंड वो अपना कलर चेंज करता है। वही मिथाइल ऑरेंज जो है, तो मिथाइल ऑरेंज है वो अपना कलर चेंज पीएच अप्रोक्सीमेटली 4.4 या उससे लेस पे अपना पीएच जो कलर है वो चेंज करता है मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थिलीन 8.8 के अराउंड चेंज करता है और मिथाइल ऑरेंज 4.4 के अराउंड चेंज करता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट डॉट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डॉट 2H2, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये क्या क्या देगा, सोडियम कार्बोनेट देगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देगा और H2O देगा। अगर मैं सोडियम कार्बोनेट वाला पार्ट देखूं तो अगर मैं सोडियम कार्बोनेट के अंदर फॉर फिनोप्थिलीन अगर मैं सोडियम कार्बोनेट के अंदर अगर मैं HCl डालूं तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NaCl। ठीक, तो सोडियम का जो सोडियम कार्बोनेट है वो कितना मुझे दिया हुआ है सॉल्यूशन में 20 ml ऑफ 0.1 मोलर, तो 20 इंटू 0.1 विल बी 2 मिलीमोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन प्रेजेंट है। और उसके लिए कितना HCl लगेगा, उसके लिए HCl लगेगा 0.05 इंटू XM, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जैसे ही यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसकी पीएच जो सॉल्यूशन जो पीएच होगी वो अराउंड 8.8 की हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो खुद ही एक अच्छे बेस और एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड सॉल्ट है, तो इसकी पीएच ऑलरेडी बहुत हाई होगी और मुझे हल्का सा पीएच चेंज चाहिए जिससे जो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है वो अपना कलर चेंज कर दे। तो हमको सिर्फ सोडियम कार्बोनेट की ज़रूरत पड़ेगी कि सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में चेंज हो जाए, तो उतना पीएच चेंज मुझे मिल जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, इनके मिलीक्यूल को बराबर कर दूं, क्योंकि मुझे एक के लिए एक ही मोल चाहिए रहेगा, तो मुझे कितना ml ये लगेगा? वो लगेगा 0.05 डिवाइड बाय 100 10, तो ये हो जाएगा 40 ml ऑफ मुझे रिक्वायर्ड होगा। उतर गए मम्मी। अच्छा, अब मिथाइल ऑरेंज की अगर मैं बात करूं, तो मिथाइल ऑरेंज अपना पीएच जो चेंज करता है वो 4.4 के अप्रॉक्स चेंज करता है। मुझे बहुत अच्छा ड्रास्टिक चेंज चाहिए होगा पीएच के अंदर, तब जाके मैं उसको इतना डिक्रीज़ कर पाऊँगा। मतलब अच्छा खासा मुझे HCl ऐड करना पड़ेगा इस केस में। तो इसके लिए सोडियम कार्बोनेट जो है वो पूरा का पूरा जो है वो NaCl H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाना चाहिए जो सॉल्यूशन में है, और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो सॉल्यूशन में, वो भी पूरा का पूरा NaCl H2O और CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक, तो सोडियम कार्बोनेट मुझे कितना दिया हुआ है? सोडियम कार्बोनेट में 2 मिलीमोल दिया हुआ, इसके लिए मुझे कितना लगेगा? 0.05 इंटू x। ठीक, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो सबसे ज़्यादा बेटर क्या होगा कि अगर मैं इसको इस तरीके से बोलता हूँ कि इसके लिए, इस वाली रिएक्शन के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर मैं इसको बैलेंस करूँ, तो अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो NaCl H2O और CO2, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसके 2 के लिए मुझे इसके 4 मिलीमोल लगेंगे, क्योंकि इसके 1 के लिए इसका 2 लग रहा है, तो इसके 2 के लिए इसके 4 लगेंगे। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना है सॉल्यूशन में? 2 मिलीमोल है, तो उसके लिए HCl कितने लगेंगे? उसके लिए HCl जो लगेंगे वो 2 मिलीमोल लगेंगे, क्योंकि इसके 1 के लिए इसका 1 लग रहा है, तो इसके 2 के लिए इसका 2 लगेगा। तो टोटल मुझे कितने चाहिए होंगे? 6 मिलीमोल चाहिए होंगे। तो अगर मैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा मुझे कितना वॉल्यूम चाहिए। तो ये हो जाएगा 120, वो आ जाएगी y की वैल्यू। तो मुझसे y माइनस एक्स पूछा था क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 80। तो 80 यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। बस में इतना ध्यान रखना है कि फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज की पीएच में कितने पीएच पे वो अपना कलर जो है वो चेंज करेंगे। फिनोप्थिलीन जो है वो पीएच 8.8 के अराउंड चेंज करता है, तो इसका सोडियम कार्बोनेट से आप जैसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में चेंज कर देंगे, बस उतना ही मुझे चेंज चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे चेंज नहीं चाहिए पीएच में, उतने पर ही 8.8 के अराउंड पीएच हो जाएगा। तो उसके अलावा मुझे और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं मिथाइल ऑरेंज के लिए मुझे उसको अच्छा खासा पीएच चेंज चाहिए होगा, जिसके लिए सोडियम जो सोडियम कार्बोनेट है उसको आपको पूरा का पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा NaCl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी पूरा का पूरा NaCl में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका मिथाइल ऑरेंज का जो सॉल्यूशन पीएच है वो बहुत ज़्यादा कम होगा और मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज होगा। क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ FeO and FeO3 is completely reacted with 100 ml of 0.25 molar acidified KMnO4 solution. The resultant solution was then treated with zinc dust, which converted Fe3 plus to Fe2 plus. The Fe2 plus required 1000 ml of 0.10 molar K2Cr2 as a solution. Find out the weight percentage of Fe2O3 in the mixture. तो स्टेप बाय स्टेप हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपको मिक्सचर दिया हुआ है FeO और Fe2O3 का मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक, फेरस और फेरिक ऑक्साइड का आपको मिक्सचर दिया हुआ है। अब मेन बात क्या होती है यहाँ पे कि ये अगर मैं
FeO की अगर मैं डिसोसिएशन देख लूँ तो वो डिसोसिएट होगा Fe2 प्लस O2 माइनस आयंस में, और Fe2O3 जब डिसोसिएट होगा वो डिसोसिएट होगा 2Fe2 प्लस 3O2 माइनस आयंस में। ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ कि ये मिक्सचर में x मोल है, ये मिक्सचर में y मोल है, तो ये रिस्पेक्टिवली कितने हो जाएंगे, ये x मोल ही होगा, ये 2y मोल हो जाएगा। ठीक है? अब ये कर क्या रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, Fe2 प्लस को KMnO4 मतलब MnO4 माइनस के साथ ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं Fe3 प्लस में, और ये MnO4 रिड्यूस हो जाएगा Mn2 प्लस में। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4H2O, और ये हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 8H। ठीक, अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में देखूं ध्यान से तो मुझे पता चलेगा इसमें Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +7, और यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन के स्टेट है +2। तो ये कितना कन्वर्ट हो रहा है, कितना चेंज आ रहा है, 5 का चेंज आ रहा है। ठीक, अब कितने Fe2 प्लस Fe3 प्लस में चेंज हुए ये निकालने के लिए कितने ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्म हुए, तो वो हम कैसे निकालेंगे कि हम देखेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस that is used to form Fe3 plus from Fe2 plus will be equal to the gram equivalent of the Fe2 plus ions that is going to be formed into Fe3 plus ions। अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe3 plus ions form will be equal to gram equivalent of KMnO4 used। अब KMnO4 कितना यूज हुआ है, KMnO4 यूज हुआ है आपका 100 ml इन 0.25, और एन फैक्टर कितना है इसका, एन फैक्टर 5 है। ठीक, ये इतने ग्राम इक्विवेलेंट हो गए। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 125 मिली ग्राम इक्विवेलेंट, इतने Fe3 प्लस आयंस आ जाएंगे। अब इस Fe3 प्लस को जिंक क्या कर रहा है, जिंक इसको इसी Fe3 प्लस को लेकर इसे Fe2 प्लस आयंस में कन्वर्ट कर दे रहा है वापस से। तो जितने ये होंगे उतने को ये फिर से Fe2 प्लस आयंस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये अगर 125 बने थे तो ये भी 125 ही बन जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब Fe3 प्लस आने की दो जगह थी, पहली चीज थी कि भैया KMnO4 जो है वो Fe2 प्लस को ऑक्सीडाइज कर दे Fe3 प्लस में, जो फेरस ऑक्साइड से आए थे। लेकिन फेरिक ऑक्साइड क्या है, वो ऑलरेडी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है फेरिक ऑक्साइड, मतलब इसके अंदर जो Fe के आयन है वो प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसकी वजह से Fe3 प्लस आयंस को KMnO4 ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करेंगे, Fe3 प्लस आयन डायरेक्टली किसके पास जाएंगे, जिंक के पास जाएंगे, और ये जिंक क्या करेगा, इसको Fe2 प्लस आयंस में कन्वर्ट कर देगा। वही चीज यहाँ पे भी होगी। अब जो ये 2y है वो 2y क्या करेगा, जिंक लेगा और इसको Fe2 प्लस आयंस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, अब अब ये जो Fe2 प्लस आयंस हैं वो आएंगे Cr2O72 माइनस K2Cr2O7 के पास। K2Cr2O7 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा फिर से Fe3 प्लस आयंस में, और खुद बन जाएगा 2Cr3 प्लस में। ठीक, तो अगर मैं देखूं तो मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, और अगर मैं ऑक्सीजन बैलेंस करूँ तो ये 7 हो जाएगा, है ना, तो ये +14H प्लस हो जाएगा। ठीक, आप अगर देख लेंगे तो इसमें जो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आएगा वो कितना दिखाई देगा, जैसे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट का जो चेंज आएगा, एक क्रोमियम के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज होगा वो कितना होगा, 3, और 2 क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट का जो चेंज होगा वो होगा 6। ठीक,
तो हम क्या बोलेंगे, जो नेट Fe2 प्लस आयंस जो हैं उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो 125 प्लस, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, लेकिन ये तो मोल्स है ना। अगर इसको मोल्स को ग्राम इक्विवेलेंट्स कन्वर्ट करना, क्या करूंगा, इसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। Fe3 प्लस Fe2 प्लस आयंस कन्वर्टर, उसका एन फैक्टर कितना होगा, 1, बस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और Cr2O7 माइनस का जो मिली इक्विवेलेंट्स है वो Fe3 प्लस आयंस के ग्राम इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे। तो वो कितने हो जाएंगे, वो क्वेश्चन दिया हुआ है 1000 इंटू 0.1 इंटू 6, मैंने बोला ना 6 का चेंज आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 600। ये 125 प्लस 2y, और 2y इक्वल्स टू 475। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 475/2। ये इतने मोल आ जाएंगे। x की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका था, x कितने आ रहा था, 125 आ रहा था। x कितने आ रहे थे, 125 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, 125 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आ रहे थे, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और 25 ये 2, और ये 2y के लिए मैंने 475/2 निकाल दिया। इससे मुझे पता चल गया कि इन दोनों के कितने कितने मोल बन रहे हैं। ठीक, तो x क्या था, x मैंने लिया था शुरुआत में फेरस ऑक्साइड, और y लिया था मैंने फेरिक ऑक्साइड। तो 120, क्योंकि इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 72, इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 160 ग्राम। अगर मैं परसेंटेज Fe2O3 में देखूंगा तो हो जाएगा 475/2 इंटू 160 अपॉन 475/2 इंटू 160 प्लस 125 इंटू 72। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वैसे 100 तो परसेंटेज है, इसकी जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 80.85%। यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, हो सकता है किसी के दिमाग में क्वेश्चन कंफ्यूजन में आ सकती है कि मैंने ग्राम इक्विवेलेंट्स को यहाँ डायरेक्टली मोल कैसे लिख दिया, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो Fe3 प्लस है वो Fe2 प्लस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका तो एन फैक्टर 1 ही है, इसका एन फैक्टर 1 ही रह गया। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स होते क्या, ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं मोल्स इनटू एन फैक्टर। अब मोल्स निकालने के लिए एन फैक्टर अगर 1 ही है तो 1 से डिवाइड करूं चाहे ना करूं, चाहे दिखाऊं चाहे ना दिखाऊं, कोई मतलब ही नहीं। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट जो है इस क्वेश्चन के लिए मोल्स के बराबर है। इस वजह से मैंने कंफ्यूजन नहीं किया। अगर हो सकता है कि दिमाग में कुछ कंफ्यूजन आई हो तो मेरे ख्याल से अब रिजॉल्व हो गई।